हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। हर लेक्चर का जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स के माध्यम से जो आपका याद करने का जो मैटर है वो बहुत कम हो जाएगा और आप अपने सिलेबस को जल्दी ही समाप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में आपको अध्याय मांग का सिद्धांत, इससे संबंधित सभी टॉपिक्स के जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो पहला है हमारा मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है, ये आपको जो डिस्कशन थी उसके दौरान बताया गया था। वाद होता है सिद्धांत, और जब उसके आगे अप लग गया यानी कि उस सिद्धांत का उलट, यानी कि जहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता, तो कहाँ कहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता। एक है हमारी गिफिन वस्तुएं और एक है हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, तो इन दोनों पर ही मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन हमारा है चाय तथा कॉफ़ी। चाय तथा कॉफ़ी किन वस्तुओं का उदाहरण है? तो ये है प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफ़ी। उसके बाद तीसरा है निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी आय बढ़ने के साथ जो मांग है वो घटती है। तो जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ घटती है उनको हम क्या कहेंगे? निम्न कोटि की वस्तुएं। तो निम्न कोटि की वस्तुओं का उदाहरण हम क्या दे सकते हैं कि जैसे अगर हम माने मोटे अनाज, तो जो मोटे अनाज जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वो मोटे अनाज का प्रयोग करना, जैसे बाजरा, जो इनका प्रयोग करना वो कम कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, मांग का नियम किन वस्तुओं पर लागू होता है? तो किन पर लागू होता है? सामान्य वस्तुओं पर, यानी कि गिफिन वस्तुओं पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। जब आप अपने कॉपी में इन क्वेश्चनों को उतारोगे PDF से, तो इनको ऑप्शंस, जो इनके चारों ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस दिए हैं या सत्य असत्य जो भी लिखा है, एज इट इज़ इसको उतारना, क्योंकि इससे आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन से हम अपने 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं कि एक तो कहाँ मांग का नियम लागू होता है, वो होता है सामान्य वस्तुओं पर, और कहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता? गिफिन वस्तुओं पर। और सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें आय बढ़ने के साथ साथ जिनकी मांग बढ़ती है, ठीक है। और निम्न कोटि की वस्तुएं जिनमें आय बढ़ने के साथ साथ मांग घटती है। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग कम होती है। यानी कौन सा संबंध है गिफिन वस्तुओं का कीमत के साथ? धनात्मक। कौन सा? धनात्मक। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? नीचे से ऊपर की ओर, इस टाइप से उल्ट बनेगा यानी कि। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा है
आय में वृद्धि से निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। तो क्या है ये? असत्य है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था कि निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि उल्टा संबंध होता है आय के साथ। जैसे जैसे आय बढ़ेगी निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम होगी, और इसके उल्ट भी। छठा क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया कि मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा होता है? धनात्मक, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पर हम मात्रा दिखाते हैं और यहाँ पर कीमत, तो धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये क्या है? असत्य है। 8th, गिफिन वस्तुओं मांग के नियम का अपवाद हैं। तो ये बात सत्य है। अब इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए कि कहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता? गिफिन वस्तुओं पर। क्या उन पर मांग का नियम लागू होता है? तो ये बात असत्य है। गिफिन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है, ये बात भी सत्य है। ठीक है ना। 9th, किन किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है। अब जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में भी जो मांग वक्र है वो धनात्मक बनता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ती है। जैसे हीरे जवाहरात महंगे होंगे तभी लोग उनकी मांग करेंगे। अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो लोग उनकी मांग कम करेंगे, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठा का सूचक है, समाज में मान सम्मान का सूचक है। हम आके कहते हैं ना, हीरे की अंगूठी डाली है हीरे की, तो वो क्यों है? हम उस हीरे की अंगूठी से अपने समाज में अपनी मान सम्मान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारी जो औकात है वो ज़्यादा है। स्थानापन्न वस्तु। अब स्थानापन्न वस्तुओं में हमें नहीं पता कि वो स्थानापन्न वस्तु निम्न कोटि की है, ठीक है, या सामान्य वस्तु है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सामान्य वस्तुएं। 10th क्वेश्चन, मांग में वृद्धि का कारण। तो ये आपको बताया था, एक था मांगी गई मात्रा में विस्तार और संकुचन, और दूसरा था मांग में वृद्धि तथा कमी। तो अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जब मांग में परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि तथा कमी। ठीक है। इसमें जो हमारा मांग वक्र है उसमें खिसकाव हो जाता है। वृद्धि के कारण क्या होगा? ये दाईं तरफ खिसक जाएगा, राइट हैंड खिसक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मांग में वृद्धि। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरक वस्तु के साथ कौन सा संबंध होता है? उल्टा। मैंने आपको बताया था, इसको याद करने का क्या तरीका अपना सकते हो आप? पूरक में ऊ उल्टा होता है, बड़ा ऊ होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उल्टा संबंध है। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो इसकी मांग में वृद्धि होगी। तो अन्य तत्व। प्रतिस्थापन वस्तु की कमी, एक दिशा में परिवर्तन होता है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन और प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में परिवर्तन एक दिशा में होता है। तो जब पूरक, 2 ही प्रकार की वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। तो जब पूरक वस्तुओं का उल्टा है तो स्थानापन्न वस्तुओं का कैसा होगा? सीधा प्रभाव होगा। तीसरा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। तो ये सभी के सभी कारण बनेंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं? अन्य तत्व। क्या है? अन्य तत्व। तो अन्य तत्वों के कारण ही मांग में वृद्धि या कमी आती है। 11th, मांग के नियम के अपवाद हैं। अब गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो जब मांग का नियम लागू नहीं होगा तो मांग वक्र कैसा बनेगा? मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, क्वांटिटी और प्राइस, डी मांग वक्र। उसके बाद 12th हमारा है, कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। तो कार और पेट्रोल की मांग क्या है? पूरक वस्तुएं हैं ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारी जो मांग है उसको पूरा करते हैं। और हमारी मांग क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो
जो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में हमारी जो मांग पूरा करेगी वो दोनों मिलकर करेगी। ना कार अकेली कर सकती, ना ही पेट्रोल अकेला कर सकता। उसके बाद 13वां प्रश्न हमारा है, यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण y वस्तु, तो x वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है? दोनों में कैसा वो संबंध नजर आ रहा है? एक दिशा में, एक दिशा में, क्योंकि इसमें भी वृद्धि हो रही है और मांग में भी, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि और दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि है। तो दोनों किस प्रकार का हो सकता है संबंध? स्थानापन्न वस्तुओं का। आपको बताया था कि स्थानापन्न वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वो एक दिशा में होता है, और पूरक में क्योंकि बताया था मैंने उल्टा हुआ है तो विपरीत। 14वां क्वेश्चन हमारा है, मांग वक्र का ढलान होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, सिर्फ असामान्य इसमें गिफिन वस्तुओं में ही इसका जो ढलान होगा वो धनात्मक होगा, या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की स्थिति में भी इसका जो ढलान है वो धनात्मक होगा। यह हमारा एक इसमें प्रश्न था बड़ा कि मांग के नियम के अपवाद, तो उस समय भी इसका जो वो होगा धनात्मक होगा, नहीं तो सामान्य स्थितियों में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक। 15 गिफिन के विरोधाभास से हमारा क्या अभिप्राय है? तो इसमें मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? और गिफिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर रॉबर्ट गिफिन ने इसको सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था, इस बात को उन्होंने पहचाना था। तो मांग वक्र का ढलान धनात्मक होता है। 16 किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है? बाएं से दाएं का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, क्वांटिटी प्राइस डी। तो सामान्य वस्तुओं का प्रतिष्ठा सूचक का कैसा होता है? धनात्मक। गिफिन पदार्थ का कैसा होता है? धनात्मक। तो इसका उत्तर हो गया सामान्य वस्तुएं। उसके बाद किन वस्तुओं का मांग वक्र दाएं नीचे से ऊपर की ओर होता है? तो नीचे से ऊपर की ओर का मतलब इस प्रकार का, क्वांटिटी प्राइस। तो सामान्य वस्तुओं का तो नहीं होता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का होता है, गिफिन पदार्थ का होता है। तो बी और सी दोनों। 18 कौन सा मांग में वृद्धि का कारण नहीं है? तो मांग में वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण अन्य तत्वों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये अन्य तत्व है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, इसके कारण मांग में वृद्धि होगी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, क्योंकि उलट संबंध है। ठीक है ना, तो ये भी कारण बनेगा, अन्य तत्व है। तो वस्तु की कीमत में कमी, तो वस्तु की अपनी कीमत में कमी से क्या होगा? उसमें विस्तार या संकुचन होगा, संकुचन। ठीक है, तो इसलिए यही उत्तर बनेगा इसका, ये अन्य तत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद 19 क्वेश्चन हमारा है, निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो ये बात सत्य है। तो सामान्य वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, और निम्न कोटि पर भी मांग का नियम लागू होता है। किस पर नहीं होता? गिफिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। उसके बाद हमारी कुछ परिभाषाएं हैं जो बार बार आती रहती हैं, और इनके बीच में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। पहली है, सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? तो सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि अगर मैं आय को, इनकम को यहाँ दिखाऊं और क्वांटिटी को यहाँ दिखाऊं, तो कैसा संबंध बनेगा? इस प्रकार का संबंध कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण चावल तथा गेहूं, ज़्यादातर वस्तुएं सामान्य वस्तुएं होती हैं। दूसरा, निम्न कोटि या घटिया वस्तुओं की परिभाषा दें। तो दोनों नामों से पूछा जा सकता है, निम्न कोटि भी और घटिया वस्तुएं भी। तो निम्न कोटि की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है,
और आय घटने पर बढ़ती है, अर्थात आय प्रभाव ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आय और जो वस्तु की मांग है उसमें विपरीत संबंध है। तो अगर यहाँ पर इनकम दिखाएं, इनकम, और यहाँ पर मात्रा दिखाएं, क्वांटिटी, तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा इनकम के साथ? ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढलान वाला। तीसरा है गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। तो गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत, वे, यहाँ पर वे आएगा, वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत कम होने पर मांग कम होती है। कीमत कम हो रही है, मांग भी कम हो रही है, तथा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। यानी कि दोनों में एक दिशा में परिवर्तन नजर आ रहा है। यानी कि कीमत प्रभाव कैसा है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में परिवर्तन होना, कीमत में और मांग में। तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आय बढ़ने से जो मांग है वो कम होगी और आय घटने से मांग बढ़ेगी। तो उदाहरण क्या है इनका, मोटे अनाज। तो कैसा डायग्राम बनेगा, अगर मैं यहाँ पर कीमत दिखा रहा हूँ, प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। तो दोनों तरीके से इसका नाम है, स्थानापन्न और प्रतिस्थापन। तो स्थानापन्न प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफी। ठीक है। उसके बाद पांचवा है पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं, यानी कि संयुक्त मांग को ये पूरा करती हैं। तो वो क्या है, पेन और स्याही, और जैसे कार और पेट्रोल। तो इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में जो लिखेंगे वो चारों ऑप्शंस के द्वारा जैसे एज इट इज़ आपको दिए हुए हैं ऐसे ही लिखकर याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।